नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1990 का वो साल था जब मेरे जैसे हजारों छात्र लाखों मजदूरों के साथ अपने राज्य बिहार से पलायन कर रहे थे, एक नए अवसर की तलाश में। उसी साल कश्मीर से लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। शरणार्थी और प्रवासी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम बीच बीच में अपने घरों को लौटते रहे हैं और जब भी चाहें लौट सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो शरणार्थी होता है उसे मालूम नहीं कि कब वो लौट सकता है, लौट भी सकता है या नहीं लौट सकता है। हमारा घर उजड़ा नहीं था, हम उजड़े हुए घरों को छोड़कर दिल्ली की तरफ नहीं निकले थे। लेकिन जो कश्मीरी हिंदू दिल्ली की तरफ निकले थे, उनका घर, उनकी गलियां, उनके मोहल्ले, उनके अपने, उनके मंदिर, उनकी तमाम यादें, सब कुछ उजाड़ दी गई थीं। एक ऐसे दौर में जब विस्थापित होना एक सामान्य, स्वाभाविक और आर्थिक प्रक्रिया है, इस दौर में कश्मीरी हिंदू और पंडितों के प्रति जो हमारी संवेदना है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से जुड़ती भी है या नहीं जुड़ती है। जब पूरा विश्व विस्थापितों से बन रहा हो, एक नया स्वरूप ले रहा हो, वैसे में ऐसे तमाम लोग जो शरणार्थी बनकर आए हैं और जो पीछे एक तरह से एक खूनी अतीत को अपने वर्तमान के रूप में देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं, वो कैसे अपने इस पहचान को लेकर दिल्ली शहर में या हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया में घूमते रहते होंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से एक तरफा है। इसे संतुलित करने के नाम पर सरकार की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। इसे संतुलित करने के नाम पर सेकुलर मोर्चा के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया गया है और इसे संतुलित करने के नाम पर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को भी नहीं बुलाया गया है। इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो विस्थापित हुए, जो कश्मीर के हिंदू हैं, जो पंडित कहे जाते हैं, जैसे हम समझते हैं। आज बोलेंगे ये लोग और सुनेंगे हम लोग। राहुल, पहला सवाल मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन ऐसे दर्शकों के लिए और खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए भी जो बहुत कम जानते हैं कश्मीर के बारे में, कहां से ये बात शुरू की जाए जिससे ये समझ में आए कि 19 जनवरी 1990 का दिन क्यों कश्मीरी पंडितों के लिए एक खास दिन है, एक पत्थर की तरह चिपका हुआ है सीने में। देखिए, चूंकि मैं पत्रकार और लेखक हूं, तो मैं बात शुरू करता हूं आज के कश्मीर से। देखिए, कश्मीर में कुछ मूल समस्याएं हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के रिमूवल को लेकर हो। लेकिन इसके अलावा ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में जो आर्मड इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी जो है, उसकी रीढ़ की हड्डी वहां तोड़ दी गई है। तो काफी हद तक जो स्थिति है वहां सामान्य हो गई है और ये काम आर्मी ने नहीं किया है, वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने किया है, जो यंग कश्मीरी मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और इस टाइम वो समय आ गया है जब हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं कश्मीर को लेकर। पर मेरा ये मानना है कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक इस बात पर कंसेंसस नहीं होगा कि कश्मीर में 1989-90 में क्या हुआ। इस बात की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 20 साल में एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रोपेगेंडा, एक अनट्रूथ फैलाया गया है। प्रोपेगेंडा क्या है कि साहब, इतने हजारों परिवार जो हैं, लाखों लोग जो हैं, जो बेघर हो गए, उनके पीछे उस टाइम के जो तत्कालीन गवर्नर थे जगमोहन साहब, उनका हाथ है या स्टेट का हाथ है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और ये तब से शुरू हुआ 23 साल पहले 19 जनवरी 1990 को हुआ। एक छोटा सा समुदाय जो है, माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित्स, कुछ 3.5 लाख लोग वहां जो रहते थे, हजारों लाखों की संख्या में जो मेजॉरिटी के लोग हैं, कश्मीरी मुस्लिम जो हैं, वो मस्जिदों में गए और उन्होंने वहां पर नारे लगाने शुरू किए, जिसमें कई सारे नारे थे। मैं 2-3 गिनवाना चाहता हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि हम किस दौर से उस समय गुजरे हैं। उसमें कुछ नारे थे, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे जो डराने वाला स्लोगन उसमें था, वो कश्मीरी में इस तरह कहा जाता है, अचगच पन्नुई पाकिस्तान बट्टो रस्ती बटन इंसान, जिसका मैं अनुवाद हिंदी में अपने दर्शकों के लिए करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए विदाउट कश्मीरी पंडित मेन बट विद देयर वीमेन, उनकी महिलाओं के साथ हमें यह पाकिस्तान कश्मीर में बनाना है। तो इस तरह की स्थिति से हम
गुजरे। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो उपन्यासकार शमा कौल ने अपने नॉवल दर्दपुर में लिखा है। उन्होंने किसी कवि को कोट किया है, उसमें कहा कि कैसे माहौल में जिए हम, आप होते खुदकशी करते। तो मेरा ये कहना है कि अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक इस बात पे कंसेंसस नहीं होगा कि 1989-90 में जो दो कम्युनिटीज हैं कश्मीर में, जो कश्मीरियत की बात करते हैं, जो सोशल फैब्रिक था कश्मीर का, वो एकदम टॉर्न अपार्ट हो गया था, वो फट चुका था पूरी तरह से। और दो कम्युनिटीज, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच में एक डिवाइड आ गया था, जिसका शिकार हम हुए और हमें एक्सोडस की, अपने ही देश में हम शरणार्थी बने, उसका अपमान, जिल्लत और ये सारा अपमान हमें उस चीज का सहना पड़ा। जब तक इस बात पे कंसेंसस नहीं होगा तब तक ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन संभव नहीं है। राहुल पंडिता ने टिक्कू साहब जो शुरुआत में बात की, मेरे ख्याल से एक एहसास तो हो रहा है कि वहां क्या हुआ। कश्मीरियत की बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं कि 1990 के पहले के क्या हालात थे, किस तरह का वहां पर उसकी सामाजिक बुनावट थी, जहां पर आप लोग वहां तमाम कम्युनिटी के साथ मिलकर रह रहे थे। ये इसमें कोई दो राय है नहीं कि 1990 तक एक ऐसा माहौल था कि कश्मीरी पंडित वहां रह रहा था, ठीक तरह से रह रहा था। उसने लगातार रिकंसिलिएशन प्रोसेस शुरू की थी 1947 से ही। हम उसमें जानना जरूरी जाएंगे। कुछ ऐसे थे, कुछ लैंडलॉर्ड थे कश्मीरी पंडितों के, एकदम से जब नई सरकार आ गई तो उन्होंने विदाउट कंपेंसेशन लैंड दे दिया, टारगेट बन गया कश्मीरी पंडित, ही एक्सेप्टेड इट। फिर उसकी जॉब्स लिए गए बिकॉज वो ज्यादा पढ़ा लिखा था एंड ही वाज गेटिंग द जॉब्स। एक ही सरकारी नौकरियां ही मिलती थी, ही गॉट रिकंसाइल्ड टू इट। उसने सर्वाइवल सीखा था, वो बड़ा सर्वाइव करता रहा। एक दरवाजा बंद होता था, वो दूसरा दरवाजा खोलता था, अपना काम चालू रखता था, उसका कोई शक नहीं था। लेकिन इन द मीन टाइम एक प्रोसेस पाकिस्तान से शुरू हो रही थी बराबर 1947 से, जहां कश्मीरी मुसलमान को उकसाया जाता था पाकिस्तान के हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ। कई कोशिशें की गई, वो कामयाब नहीं हुए। कश्मीरी मुसलमान ने बाय एंड लार्ज उसको रिजेक्ट किया, उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। लेकिन फिर सडनली एक प्रोसेस चालू थी, उसको भूलिए नहीं, एक प्रोसेस चालू थी। प्रोसेस इतनी चालू थी कि हमें पता ही नहीं लगा, वी डिडंट नो। हमारे दोस्त, हमारे मित्र, सारे हमारे कश्मीरी मुसलमान उनके साथ उठते बैठते थे। मैं तो आज ये भी कहता हूँ शायद उनको भी नहीं मालूम होता। लेकिन फिर 1919 जनवरी 1990 को क्या हुआ, उस बेस बिल्कुल बनी हुई थी। आपको शायद ये जानकर यू विल बी सरप्राइज्ड कि अस्पतालों में, गवर्नमेंट बिल्डिंगों में, इट्स नॉट अ वन डेज जॉब, इट मस्ट हैव बीन, ये उन्होंने किया होगा हफ्तों अगर महीनों नहीं। अस्पताल के SMHS हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं वहां गया, मैंने वहां देखा, वहां प्लास्टर की हुई थी वॉल्स, ला शर्किया, ला गर्बिया, इस्लामिया, इस्लामिया। हम क्या चाहते, रिपब्लिक ऑफ अल जमहूरिया इस्लामिया कश्मीर, ये चीजें हैरानगी की बात, कोई इनको छूता ही नहीं। बार्स बंद किए गए, सिनेमा हॉल्स बंद किए गए, और उसकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं रहा कि 15 अगस्त को लाइट नहीं जलाओ, ब्लैकआउट करो। जिसने ब्लैकआउट नहीं किया उसको गोली मार दी और किसी ने कोई चिंता ही नहीं की। ये प्रोसेस एक चलती रही और सरकार, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कश्मीरी पंडित को टारगेट क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, आज तक मुझे समझ नहीं आया। तोशखानी साहब करते रहे काफी। तोशखानी साहब, आप अगर गलत इतिहास लिखेंगे तो उसके रास्ते में हमारी स्मृति आ जाएगी, हमारी यादें रुकावट बनकर खड़ी हो जाएंगी। इसी बात को मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ाइए। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सही नहीं है कि अचानक 19 जनवरी 1990 को एक आतंकवाद का विस्फोट हो गया। हाँ, नहीं, वो प्रक्रिया तो बताया टिक्कू साहब, प्रक्रिया उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जैसे को रह रहा था, रह नहीं रहा था, सह रहा था। और उस सहने की प्रक्रिया में वो अपने आप को खो रहा था। वो मार्जिनलाइज यानी हाशिए पर कर दिया गया था। सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं था, उसकी अस्मिता पर भी चोट हो रही थी। और उस सब को वो जैसे तैसे निभाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि अपनी मातृभूमि से वो उखड़ना नहीं चाहता था, अपने देश से वो उखड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे समझौता कर रहा था। और 1990 की 19 जनवरी से पहले 1986 में भी एक प्रकार का समझे पर्दा उठाया गया, जबकि कश्मीरी पंडितों को अनंतनाग में उन पर आक्रमण किए गए, उनके मकान जलाए गए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें हर तरह से हरास किया गया। वो एक
पर्दा उठाव वाली बात थी, एक प्रल्यूड था। और उस समय भी कश्मीरी पंडितों के सामने यह सवाल आ गया था कि क्या हमें कश्मीर में रहना हमारे लिए संभव है। उस समय भी यह सवाल आया था, लेकिन उस समय जैसे तैसे उन्होंने समझौता कर लिया। उसके बाद 1990 में जो कुछ हुआ वो एक लंबी प्रक्रिया की चरम सीमा थी और तब जाकर वो वहां पर विस्फोट हुआ। और ये जो प्रक्रिया थी ये 47 से ही चल रही थी। ये कहना गलत है कि उस समय सब लोग शांति से वहां बैठे हुए थे और प्रेम और प्यार का वातावरण था। प्रेम और प्यार का वातावरण नहीं था। वातावरण केवल ये था कि जैसे तैसे जिंदा रहना है, अपने देश को, अपनी मिट्टी से हम अलग हो नहीं सकते हैं, इसलिए वहां निभा रहे थे। डॉक्टर शक्तिभान, हम जानना चाहते हैं कि अभी आपने 3 लोगों को सुना, इस पूरी प्रक्रिया में जब आप लोग विस्थापित होकर दिल्ली आए और अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से आप लोगों ने शुरू किया, कश्मीर को कैसे याद करते रहे आप लोग? देखिए, मैं कश्मीर में जब 19 जनवरी की बात हो रही है 1990, उस दिन की कि कैसे हमारा पलायन हुआ, एटलीस्ट कैसे मेरा पलायन हुआ, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस दिन विंटर था, इतनी बर्फ़ थी, सब कोहरा लगा हुआ था और मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया शाम को 8 बजे ये पता करने के लिए कि जिनको जो मैंने सर्जरी की थी वो पेशेंट्स ठीक हैं क्या, क्योंकि नॉर्मली वहाँ से आता था रोज़ ही फ़ोन उस वक्त, जी सब ठीक है। तो कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि हॉस्पिटल के सब टेलीफोन कट चुके थे। तो मैंने जो टेलीफोन डिपार्टमेंट का इंजीनियर था, एई जो था टेलीफोन्स का, उसके घर फ़ोन किया। तो जो मैंने टेलीफोन किया, काफ़ी देर के बाद उनकी मिसेज आई फ़ोन पे। मैंने कहा कहाँ हैं वो? तो कहते ऊपर हमारी 2 लड़कियां हैं, उनको हमने एटिक में रखा है, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, वहाँ पर पेट्रोल केरोसिन लेके और वो घास लेके खड़े हैं कि अगर ज़्यादा ये लोग हमें तंग करें कि हमने लड़कियों की इज्जत बचानी है, तो वो वहां पर बैठे हैं अपना उनको जलाने के लिए। ये था उस वक्त का माहौल। और वो लास्ट डे था जब मैंने अपने घर को पलट के देखा। मैंने कहा ये घर है, अच्छा अब मैं कभी नहीं देखूंगी, और मैंने वो कभी नहीं देखा। लेकिन ये त्रासदी मन में जो है कि आप जिस जगह पैदा हुए, बड़े 50 साल तक आपने काम किया, आपकी वो कर्म भूमि थी, और वहां जब आप जाएंगे कहाँ रहेंगे? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जिस दिन वहां पर हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक सेपरेट होमलैंड नहीं होगा, जरूर जाऊंगी, उस दिन जाऊंगी। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि आप लोगों के बिना कश्मीर अधूरा है। वो काफी ट्वीट कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं। हम छोटे से आप कहना चाहती हूँ, हाँ। ये ट्वीट करना तो डिफरेंट है, व्हाट इज द रियलिटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये राजनीतिक मजबूरियां क्या है? बहुत छोटा ब्रेक है, हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी। हम ब्रेक के बाद लौट आए हैं। हाँ साहब, हम ये जानना चाहते हैं, अब डॉक्टर शक्तिभान ने कहा कि उमर अब्दुल्ला वाली बात की तब उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने नहीं रोका। हो सकता है अब हालात बदले हों, राजनीतिक मजबूरियां वैसी ना हों। आज के संदर्भ में उमर अब्दुल्ला का ये कहना कितना सकारात्मक या सत्य के करीब लगता है कि आपके बिना कश्मीर अधूरा है, और क्यों ना उनकी इस बात पर भरोसा किया जा सके और एक कदम, एक उम्मीद की तरह देखा जा सके, जब वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है उस घटना के बाद, गौकतल घटना के बाद, और उम्मीद है कि अब आगे भी और बदलता रहेगा। यही उनका है कि थैंक गुडनेस much has changed since the days of the Gaukatal killings, more yet to be done to ensure those dark days never return. नहीं केवल पाप का बागी व्याध, जो तथास्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याध शिकारी, तथास्थ जो अलूफ उस टाइम पे रहे। तो 1990 में खाली शिकारी ही अपराधी नहीं थे, जो अलूफ रहे उनका भी समय इतिहास लिखेगा, उनका भी समय, उनकी कहानी भी लिखेगा। जहां तक कि फारूक उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमें शायद पीछे का बोल कर आगे बढ़ना चाहिए, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर में 1990 से लेकर आज तक क्या बदला, कि जो वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अब वापस आएं और एक नई कहानी शुरू कर दें। अगर आप देखें, कश्मीर में मुख्य रूप से पिछले 22 सालों में 3 राजनीतिक धाराएं बह रही हैं। एक जो कहती है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, 2 जो कहती है कि हमें आज़ादी चाहिए,
और 3 जो कहती है कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी और प्री 53 पोजीशन चाहिए। ये 1990 में यही माहौल था, 2002 में भी यही माहौल है। तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या बदला, एक्सेप्ट कि रेटोरिक बदला, एक्सेप्ट एक लिप सर्विस बदली। कश्मीरी पंडित इन तीनों धाराओं में विश्वास नहीं रखता, नहीं इन तीनों धाराओं में यकीन नहीं रखता है। जब तक कि कश्मीरी पंडित भारत का संविधान, भारत की ट्रेडिशंस, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कश्मीर में ना रहे और उसके लिए आप उतने कंडीशंस क्रिएट न कर पाए, तब तक कश्मीरी पंडितों को कहना कि ये आप आइए, अब तो हालात बदल चुके हैं, आई थिंक एक महज एक लिप सर्विस है। ये दिल से कही हुई बात नहीं है, दिमाग से कही हुई बात। दिल से कही हुई बात नहीं है, दिमाग से कही हुई बात है। नीरू, हम ये जानना चाहते हैं कि एक नए जनरेशन के तौर पे इन 23 सालों में आपकी पुरानी पीढ़ी भी आपके सामने है, आपकी नई पीढ़ी भी, आप लोगों की पीढ़ी भी सामने है, उसकी अपनी क्या पहचान रह गई है? क्या इस दिल्ली जैसे शहर में क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे संवेदना रखते हैं? क्योंकि कई लोग, हम मीडिया वालों पर भी आरोप लगाते हैं, और जब मैंने इस विषय पे करने का फैसला किया तो कई लोगों ने कहा कि अच्छा आप इस विषय पे कर रहे हैं, बड़ा कोई साहसिक काम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मसला ऐसा क्यों है कि हम बोलने से घबराते हैं और आपके दोस्त यार जो भी हैं वो इस पर खुलकर बात करने से घबराते हैं? ऐसा है भी या नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा है, बहुत अच्छे से हैं, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब हमारे साथ जो भी उस वक्त हुआ है, या ये सब जो भी एक्सोडस जिसको हम कहते हैं, उसकी अवेयरनेस बहुत बहुत बिल्कुल मतलब 1% भी नहीं है जनरल पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में। और अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर कश्मीर की बात करते हैं, तो सिर्फ इतना ही बताया है कि वहाँ पर कोई स्ट्रगल चल रही है और वो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, कश्मीरी मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम, जैसे मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ। मैं तब मेरे कलीग थे और वो हिमाचल से थे, तो उन्होंने, जैसे इन्होंने बताया था कि घर जाने की बात है, तो मैं, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि मैं बिहार जाता हूँ और इनके पास वैसा कुछ बोलने के लिए नहीं है। ही मेड मी रियलाइज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे उसकी छुट्टियां वगैरह होती थी कि हाँ मुझे छुट्टियों में वापस घर जाना है। बट जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा एट द मोस्ट मैं जम्मू जा रही हूँ, जो कि मेरा घर लग ही नहीं रहा है। लाइक 22 साल से हम जम्मू में हैं, हमारा अभी अपना मकान भी है, पहले टेंट में थे, फिर मकान भी आ गया, हम सेटल्ड हैं कम्प्लीटली, बट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहीं पे भी नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात हमारी जनरेशन के लिए एटलीस्ट ये है कि हम में आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। हम अपने ही आप से अलग हो गए हैं, हम अपने ही आप को पहचानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट आ चुका है हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारी जनरेशन का, जिसका कंपनसेशन कोई फारूक अब्दुल्ला की ऐसी कोई बात, या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी, या जो भी है हुर्रियत वगैरह बोलते रहते हैं आप आ जाओ, ये सब चीजें, ये सब लोग इसका कंपनसेट कर ही नहीं सकते हैं। ये भरोसा बनता क्यों नहीं पंडित साहब, एक निष्पक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ राजनीतिक दल के नुमाइंदे नहीं हैं, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं ये पहचान क्यों कश्मीर के बाहर नहीं बन सकी? मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले डॉक्टर तोशखानी जी ने जो कहा कि हम रह नहीं रहे थे, सह रहे थे, और वो सहना 47 से नहीं था, क्योंकि जब तक आप इसके इतिहास में नहीं जाएंगे, इसका मूल नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ 650 साल से कश्मीर की पहचान बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हम लोग कश्मीर के मूल निवासी हैं, हमारे पूर्वज हजारों साल कश्मीर में रहे हैं, लेकिन पिछले 650 साल से वहां की भाषा, वहां की आस्था, वहां का रहन सहन, सब कुछ, वहां की तहजीब, वहां की संस्कृति, इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हम लोग सहते हुए, अपमानित होते हुए, पिटते हुए, लुटते हुए वहां रहे, लेकिन जब आतंकित किए गए, मारे जाने लगे, तब हम उखड़ करके आए, और पहली दफे 1990 में उखड़ कर नहीं आए, उखड़ते रहे। हम लोग पिछले 600 साल से कई दफे उखड़ करके आए। सवाल ये, मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे पूर्वज थे कृपाराम भट्ट दत्त, वो आए थे गुरु तेग बहादुर के पास, उसी जनेयू की रक्षा के लिए उनसे कहा था कि हमें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और हमें कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारा धर्मांतरण हो रहा है। तो शीश गुरु तेग बहादुर जी ने हम लोगों के लिए दिया था, इसे ना भूलिए। तो नहीं, वो ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है कि तमाम राजनीतिक दल जी
जब मैं 90 के दशक में खुद दिल्ली आया था तब काफी कश्मीरी पंडितों की बात होती थी, अब क्यों नहीं होती? जहां तक मैं जानता हूं अब कोई नहीं करता। मैं बताऊं, इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं तोशखानी साहब के पास आता हूं। हमारी बात इसलिए मुझे लगता है नहीं होती है कि हमने बंदूक नहीं उठाई है, हमने जलाया नहीं है किसी घर। बहुत लोगों की बात होती है जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई है। और क्या राजनीतिक दलों ने आपका इस्तेमाल किया? हम लोगों का वोट इतना नहीं है कि हम किसी को जिताया हरा सकें। हाँ, आज की परिस्थिति में हमारे लोकतंत्र में जो गणित है वो जीतने और हारने पर मयस्सर है। अगर आप किसी को जिताया हरा नहीं सकते तो आप एग्जिस्ट नहीं करते, आप हैं ही नहीं, ये स्थिति है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, शील जी ने जहाँ पे बात छोड़ी, आपने बार बार पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे बारे में सोचा नहीं जा रहा, बात नहीं हो रही हमारे बारे में। हाँ, देखिए, ये जानने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। कश्मीर की जो अवाम है उसको एक इतना माइन्यूटली नहीं बता पाऊंगा, इतना संक्षिप्त नहीं करूंगा कि वो हिंदू और मुसलमान है। मैं एक सोच की बात करना चाहता हूं, एक सोच जो वहां पे सन 47 में इन्होंने 600 साल का जिक्र किया। 600 साल में हमारा 6 बार पलायन हुआ वहां से। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक सेक्युलर इंडिया में, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख में हमारा 7वां पलायन हुआ और 22 साल हो गए किसी को नहीं। इसकी वजह बहुत बहुत अहम है, जो हम बिल्कुल, जब भी आप कश्मीर की बात करते हैं आप उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जो एक इंटेंशन है। इसका पर्सपेक्टिव, आप जब कश्मीर की बात करते हैं आप ये भूलते हैं कि कश्मीर एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी है। क्या है वो? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू का प्रांत है, क्षेत्रफल में और आबादी के तौर पर लगभग बराबर है कश्मीर के साथ। हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन आज तक इसके बावजूद कि कश्मीर के मुसलमान पृथकतावादियों ने जम्मू में अपने जड़ें बनाने की कोशिश की, उनको वहां पे कोई कामयाबी नहीं मिली। डोगरा राज से अगर कोई भी आवाज, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है जो जम्मू में रहते हैं, जो डोगरे हैं, वो ये आवाज आई है कि हमें कश्मीरवादी की जो पॉलिटिकल हेजेमनी है उससे हमें निकलना है। हमें दफा 370, आर्टिकल 370 से हमें निकाल दीजिए, हमें भारत के साथ नजदीक आना है। अब लद्दाख का प्रांत लीजिए, क्षेत्रफल में जम्मू कश्मीर से कहीं ज्यादा, दोनों प्रांतों से कहीं ज्यादा उसका क्षेत्रफल है। आबादी वहां पे लोगों की जो लद्दाखी हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुसलमान हैं, लगभग बराबर है। वहां पे पृथकतावादियों ने वहां पे कोशिश की ये पृथकतावाद का जहर फैलाने की, कामयाबी नहीं मिली। आवाज क्या आती है लद्दाख से कि हमें जो श्रीनगर से जो राजनीति चलती है उसकी हेजेमनी से हमें आजादी दी जाए और हम यूनियन टेरिटरी चाहते हैं लद्दाख के लिए। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो आप कहीं पे भी बात करें, प्रवक्ता जो कश्मीर का बनता है वो जो ये मान के चलता है कि कश्मीर की जो समस्या है वो क्या है, जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी के चश्मे से देखा जाता है, दूसरे हिस्से को नहीं देखा जाता। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर जो भारत का विभाजन हुआ, हिंदू और मुसलमान एक अलग अलग दो कौमें हैं, उसके ऊपर जो विभाजन हुआ वही पृथकतावादियों का एक प्रीमाइस है। वही ये मान के चलते हैं कि जो अगर कश्मीर का जो मुद्दा है वो उस पार्टीशन का एक अधूरा लेफ्ट ओवर एजेंडा है। अगर आप उसको इस नजरिए से देखेंगे तो आपको तब लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सन 47 में जब ये सब चल रहा था, महात्मा गांधी ने जरूर वहां पे एक आशा की किरण देखी थी। मैं 1 मिनट और लूंगा इसके लिए। उन्होंने जरूर आशा की किरण देखी थी, कश्मीर में श्रीनगर में बैठ के देखी थी, लेकिन वो भूल गए जो पीओके जिसको आप कहते हैं, वहां पे एथनिक क्लींजिंग कंप्लीटली होगी। वहां पे एक दूसरी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस सवाल पे चर्चा करेंगे कि सांप्रदायिकता बनाम सेकुलर के चश्मे से देखे जाने या बचे जाने से कारण आपके मुद्दों का कितना नुकसान होता है, कितनी चुप्पी की परत उस पर डाल दी जाती है। हम इस छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। हम लौट आए हैं ब्रेक में। मेरी आदत कम बोलने की है, ज्यादा सुनने की है। तोशखानी साहब, आप कुछ पूरा करना चाह रहे थे कि जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आपके बिना कश्मीर अधूरा है। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब के हृदय में जो अचानक प्यार उमड़ आया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक और तो वो ये कह रहे हैं हमको भुलावे में डाल रहे हैं। हमारा जो जातीय संहार करने की कोशिश की गई, इसकी तुलना केवल ज्यूज के होलोकास्ट से की जा सकती है।
उसको भूलने की, उसको हम भूल जाएं ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर से वो उन्हीं शक्तियों से, उन्हीं अलगाववादी शक्तियों को की खुशामद कर रहे हैं, कभी बॉर्डर्स को पोरस बनाने की, कभी वहां से जो आतंकवादी यहां से हथियारों की शिक्षा लेने गए थे उनके लिए रेड कार्पेट, लाल कालीन बिछाने की बात कर रहे हैं। कभी वो उन्हीं की बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि जो AFS क्या मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच आते हैं? मुख्यमंत्री केवल हमको मैं ये जानना चाहता हूँ, भुलावे में डालना जैसे शक्तिवान ने कहा कि ट्वीट करना तो बहुत आसान है, ट्विटर पर मैं भी अपनी दुकानदारी चलाता हूँ। मुख्यमंत्री हमें केवल भुलावे में डालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जम्मू में जहाँ आपके जो शरणार्थी शिविर हैं, जो टेंट से मकान बन गए, क्या वहाँ आते हैं? जम्मू कश्मीर की जो कभी नहीं है वो केवल भुलावे में डालना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो सरकार में होती है, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, तो उनका एक तस्वीर होता है, जब अपोजिशन में होते हैं एक तस्वीर होता है, लेकिन हमारे संदर्भ में या वो अपोजिशन में रहे या सरकार में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, एक ओर से वो आजादी का समर्थन कर रहे हैं, एक ओर से वो चाहते हैं कि कश्मीर में जो है वो अलगाववादियों की मांगों को पूरा किया जाए, उनके साथ समझौता किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, और दूसरे ओर से हम कैसे उस वातावरण में रह सकते हैं जहां भारत से अलगाव की बात की जाए। एक सेकंड, हाँ आप कह लीजिए। सर मैं लॉयर हूँ। ये बाप और बेटे दोनों इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं। पहले फारूक साहब, वो उनका पक्ष नहीं है इसलिए थोड़ा सा। नहीं, पहले फारूक साहब भी यहाँ जितनी शादियों में आते थे गले लगते हैं कि हम आपके बगैर अधूरे हैं। अब उमर साहब है, उमर साहब को अब यही एक पड़ी है कि किस तरह हम लोगों को गुमराह करें और इनको कहें कि जी मैं कितना इनके लिए उत्सुक हूं कि हम इनके बगैर अधूरे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप वोट बैंक तो है नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी, they don't want it. It is only from what he rightly said from his mind, not from the heart. इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। जितने भी कश्मीर से लोग आए हैं उनकी सफरिंग उन्होंने देखी नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक प्रोफेसर JNK में नौकरी कर रहा था, प्रोफेसर वायरिकू, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ही वाज वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स। और जब ये एक्सोडस हुआ, जब वो यहाँ आए, उनको सैलरी नहीं मिली। सैलरी के लिए उनको बेचारे को अब यहाँ हाई कोर्ट में रिट दायर करनी पड़ी। मैं आपको JNK का स्टैंड बता दूंगा, कश्मीर का स्टैंड। जब रिट हमने फाइल करी तो कश्मीर के डिपार्टमेंट का रिप्लाई जो है, रजिस्ट्रार एंड वाइस चांसलर का, इनको मालूम नहीं होगा, वो लिखते हैं और वो भी एफिडेविट में कि ये जब चले गए इन्होंने अपने साथ पूरी लाइब्रेरी ले ली। शॉकिंग। 2.5 लाख रुपया उनका एडजस्ट कर लिया कि इनको सैलरी नहीं मिली क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी ले गए। रात को लोग भागे, जान बचाकर भागे, लेकिन लाइब्रेरी लेकर लोग भाग रहे थे। आप कह लीजिए, थोड़ा समय कम होता जा रहा। हाँ देखिए, एक सवाल उठा कि आफ्टर ऑल कश्मीर, मैंने पहले भी पूछा हमारा कसूर क्या था कश्मीरी पंडितों को, लेकिन मैंने आपसे बताया 47 से पाकिस्तान की हर एक चाल नाकाम हुई। उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, उन्होंने पेल्बिसिट फ्रंट बनाया, उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बनाई, कश्मीरी मुसलमान ने उसका साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने एक और चीज सोची कि चलो हिंदुस्तान में ही रहने दो कश्मीर को, लेकिन इसको इस्लामिक रिपब्लिक बनाओ। तो उसमें कौन आड़े तुम्हारे आता है? तुम्हारा कश्मीरी पंडित नोन फेस एक तो है, एक तो काफिर है, एक तो हिंदुस्तानी है, इसको तो दफा करो। और उसको इस बेदर्दी से दफा किया कि कहते कहते मैं यहाँ सारे रो पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन, एक ब्यूटीफुल कश्मीरी पंडित औरत को फर्स्ट शी इज रेप्ड, देन शी इज सॉन इनटू 2, आरे पर लगाकर उसके 2 टुकड़े किए गए। माई ओन सिस्टर 29 अक्टूबर अपने बड़े भाई के घर से आ रही है, हब्बा कदल में उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। और अभी तो ये छोड़िए, वो तो 40-90 तक किससे। और ऐसे हालात में कोई प्रोफेसर लाइब्रेरी लेकर भाग जाए। देखिए, एक सेकंड, 1 मिनट। इनका कोई भी बड़ा त्योहार हो, इनका एक ही नारा होता है, ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। मीन्स इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, अगर इंडिया जीतेगी तो गालियां हमको, पाकिस्तान जीतेगी तो नारे। इसका ये चीज हमको नहीं। संक्षेप में जी। मैं ये अभी भी कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, कश्मीर में ये जो सुशील पंडित ने एक बहुत बड़ी बात की, हम क्यों इरेलेवेंट हैं।
एक तो हम वोट बैंक नहीं है और दूसरा हमने कलाशनकोफ नहीं उठाया। और कश्मीर में क्यों पाकिस्तान की यह साजिश नाकाम हुई? क्योंकि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन कलाशनकोफ जब आ गया 2%, 3% साथ में साइलेंट मेजॉरिटी रह गए। मुझे अफसोस उनका, वो क्यों नहीं बोलते? वो हमारे पास आकर यहाँ क्या बोलते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते? आ रहा हूं हमें इस बात का। राहुल, मैं एक बात यहाँ पर बार बार उठ रही है कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी गई कि हमारे हाथ में बंदूक नहीं था और हमारे हाथ में वोट की ताकत नहीं थी। एक और सवाल उठा रहे हैं कि हमें इस बात का भी अफसोस है कि जब हमारे साथ हो रहा था तो वहां के लोग चुप क्यों थे। एक मेरा अपना सवाल भी है कि इस मसले को क्यों सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरवाद के विवादों के बीच में दबाने की कोशिश की जाती है। क्यों किसी बुद्धिजीवी को लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं की बात करेंगे तो सांप्रदायिकता के किसी लाइन को हम पार कर जाएंगे। रवि साहब, जो सारा डिबेट हुआ इसमें मेरी एक आध असहमतियां हैं जिसे मैं नोट कराना चाहता हूं। एक तो जो हमें इतिहास की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इतने गहरे इतिहास में हमें अब जाना नहीं चाहिए। जो हम 650 साल पुरानी बात करते हैं या हजारों साल पुरानी बात करते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे हम सब के, वो किसी के भी पूर्वज जो थे दूध के धुले नहीं थे। तो अब हमें सिर्फ मॉडर्न बात करनी चाहिए, आधुनिक जो हाल फिलहाल में हमारे साथ हुआ 47 से जो हमारे साथ हुआ। और ये जो AFSP रिमूवल को लेकर जो बातें हैं, मुझे लगता है उनकी जो त्रासदियां हैं, जो वो लोग वहां झेल रहे हैं और जो उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उसकी तरह हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो आपने सवाल मुझसे किया, वो दिक्कत ये हो गई है कि पिछले कुछ सालों में जो सारा जर्नलिज्म है या सिविल लिबर्टीज की जो संगठन है, एक पूरा स्ट्रेट जैकेटेड मामला हो गया है कि अगर आप मान लीजिए माओइस्ट इंसर्जेंसी की बात करते हैं या ट्राइबल्स के हक की बात करते हैं, तो आप लेफ्ट विंग पत्रकार हैं और वो फैशन में हैं। लेकिन अगर आप कश्मीरी पंडित की त्रासदी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोग समझते हैं कि वो राइट विंग एजेंडा का एक हिस्सा है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है जिसे मैं अपने काम के द्वारा हमेशा तोड़ने की कोशिश करता हूं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरी, ये जो चुप्पी की बात कर रहे थे, देखिए कई बार ये सवाल हमसे उठा कि साहब कुछ 100 लोग मारे गए, 500-600 लोग जो है 89-90 में मारे गए कश्मीरी पंडित समुदाय के, तो उसे आप जेनोसाइड करार नहीं दे सकते। लेकिन मेरा मतलब कहना यह है कि अगर आप मैग्नीट्यूड में देखें तो रवांडा में लाखों लोग मारे गए एथनिक क्लेंजिंग में, या बोस्निया में एथनिक क्लेंजिंग में मारे गए। उस मैग्नीट्यूड में हो सकता है कश्मीरी पंडित नहीं मारे गए हो, लेकिन जेनोसाइड सिर्फ लाशों से नहीं बनता। जेनोसाइड बनता है डर से, जो आपने हमारे दिलों में पैदा किया 89-90 में, जो इस फॉर्मूला पे चला कि आप एक आदमी को मार दीजिए और हजारों लोग भाग जाएंगे। कुछ ग्राफिक डिटेल्स का भी वर्णन किया है मेरे कुछ साथियों ने। और ये पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान ने जरूर उकसाया है और आर्म्स ट्रेनिंग उस समय दी है, लेकिन ये जो सारी हत्याएं हैं, ये जो सारे अपराध हुए हैं 1989 में, इसको करने वाले पाकिस्तान से कोई लश्कर तोयबा के टेररिस्ट नहीं आए, ये वहां के लोकल बॉयज ने उस टाइम ये किया है। डाउनटाउन श्रीनगर में बीके गंजू साहब थे, जिनके घर मिलिटेंट आए और दरवाजा खटखटाने, और वो अपने एटिक में, जो ऊपर सबसे मंजिल होती है, राइस के ड्रम में छिपे, और उनको वो खोज नहीं पाए और वो निकल गए थे। जब वो निकल रहे थे तो उनकी एक पड़ोस में जो उनकी महिला थी, ओल्ड श्रीनगर में घर काफी आसपास रहते हैं, बिल्कुल क्लोज रहते हैं, तो उनकी पड़ोस की जो महिला थी, उन्होंने टेररिस्ट को बताया, उन लोगों को बताया कि गंजू साहब जो हैं वो राइस के ड्रम में छुपे हुए हैं। वो वापस गए और उन्होंने उस राइस के ड्रम में ही गंजू साहब की हत्या कर दी और उनकी पत्नी को फोर्स किया कि वो खून से सने हुए जो चावल हैं वो खाएं। या मेरे एक मित्र ने गिरजा टिक्कू की बात की थी, ये भी बात बहुत उठी कि हमने साहब उस टाइम उन्हीं को मारा जो पुलिस इन्फॉर्मर थे या पुलिस में काम करते थे। गिरजा टिक्कू जी टीचर थी, जिनका अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही कलीग्स ने, अपने ही पड़ोसियों ने अपहरण किया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। उनमें से एक की आवाज उन्होंने पहचानी, और जब उनका रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, सामूहिक बलात्कार हो रहा था उस टैक्सी में, उन्होंने उस आवाज को पहचाना और कहा कि तुम भी हो क्या इसमें। और उसके बाद उसको जिंदा मैकेनिकल इलेक्ट्रिक सॉ पर लकड़ी चीरने के आरे पर चढ़ा दिया गया। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैंने ये कहीं पढ़ा था, एक जूइश महिला ने अपने मेमोर में लिखा, वो ऑस्ट्रिया में रह रही थी
और उसके बाद जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा, वो 3 साल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहकर आई। उसके बाद हिटलर जब मारा गया, उसके बाद जब वो वापस अपने घर लौट कर आए तो उनकी रास्ते में उनको एक पड़ोसी मिला और पड़ोसी ने कहा बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो कहा कि बड़े दिनों से दिखाई नहीं दे, कहां थे तुम। और यही हाल जो है कश्मीर में है। मैं इसकी एक उपमा देता हूं, ये वैसा एक एम्बैरेसमेंट है उनके जहन में, जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनकी बेटी जो है किसी ड्राइवर के साथ भाग जाती है, जो उस तरह का एम्बैरेसमेंट है, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहां थे तुम। दर्शकों से भी बात करना चाहेंगे लोगों से, आप संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए। ये मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सन 47 में जब कश्मीर में नया कश्मीर का नारा चला, ये औरतें खड़ी हैं आजकल, आपको जब कश्मीर की औरतों का आपका नजरिया दिखता है, वो सिर्फ आंखें दिखती है, कुछ नहीं दिखता। पार्लर्स के ऊपर रोक है, सिनेमा हॉल्स बंद है। ये कश्मीर की औरतें हैं, बंदूक उठाकर इनका एक नारा था, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। इसमें हिंदू औरतें भी हैं, मैक्सिमम हिंदू औरतें हैं। जो हमारा साथ हुआ वो इस एक सोची समझी साजिश के साथ हुआ। यहाँ वो कोई है ऐसा जो गैर का कश्मीरी है और जो इन पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहता है? एक सेकंड, इन लोगों की बातों का भी जवाब दीजिए कि इन्होंने कैसे समझा, कैसे देखा आपके मसले को। मैं उड़ीसा से हूँ, अभी दिल्ली में आया हूँ और मैं बचपन से कश्मीर के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ और यहाँ आने से पहले मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया। सवाल बस यही है कि किस दिन तक सिर्फ वोट बैंक के बेसिस पर हम इशू को हाईलाइट करते रहेंगे और हमारे जो नेता लोग हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि वोट बैंक को छोड़ के ये देखिए, इसका के लिए बहुत जरूरी ललित कि कश्मीरी हिंदू को टारगेट क्यों किया गया उसको टारगेट, उसमें नहीं उसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जाने का। कश्मीरी पंडित को इसलिए टारगेट किया गया कि वो एक जीता जागता सिंबलाइज करता था हिंदुस्तान, भारतीयता को प्रेजेंट करता था वहां पे। और दूसरी और एक चीज और, हम लोग एक गेटोज की तरह नॉर्मल, ये आप परिभाषा एक माइनॉरिटी की ये है कि वो गेटोज में रहते हैं, एक संक्षिप्त इलाकों में संक्षिप्त संख्या में रहते हैं। हम लोग पूरी वादी में फैले हुए थे, कई ऐसे गांव में जहां पे एक मंदिर था, एक घर था और वो फंक्शनल मंदिर था। तो मतलब ये कि कश्मीर के कोने कोने में हिंदुस्तान की भारतीयता का प्रतीक है कश्मीरी। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, ये सवाल है, आप उड़ीसा से आए हैं, बहुत ध्यान से। ये कसूर है भारत की जनता का, ये टोटल कसूर है भारत की जनता का, जिन्होंने हमें इग्नोर किया, हमें नोवेयर लैंड में पीपल बना दिया और अब हमें इनविजिबल बना दिया। ये कसूर है। ईस्ट यूरोप में ऐसे कई किस्से हुए हैं, दुनिया उठती है, यूनाइटेड नेशंस उठता है, यूएसए ने टुकड़े कर दिए यूगोस्लाविया के, बोस्निया के आपके सामने हिसाब है। लेकिन हम वो हैं कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और मैं भारत की जनता को, सही सवाल उठाया आपने, राजनीतिक दलों पर हम आरोप लगाकर, जैसे वो आरोप एक दूसरे पर लगाकर मसले को घुमाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। कोई और सवाल है किसी का? हाँ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी हिंदू निकाले गए 10 लाख की संख्या से कश्मीर से बाहर आतंकवाद के चलते, सर हमारी सोल्यूशन की बात कीजिए, हमें वापस जाना है, कैसे जाएंगे वापस? सर हमने एक ब्लूप्रिंट भारत की सरकार को दिया है कि हमारे लिए एक यूनियन टेरिटरी का वहाँ पे निर्माण किया जाए, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल है, उस पर कोई बात क्यों नहीं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और कोई सवाल आप दर्शकों से? मैं पूछना चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने क्या उस टाइम पे कोई भी हेल्प की, कोई आगे आया? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इंडियन गवर्नमेंट ने तो एब्डिकेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट से हम डिसल्यूजन होकर यहाँ आ गए हैं। जब हमने देखा कि इतने नरसंहार के बाद भी, इतनी एट्रोसिटीज के बाद भी भारतीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि जो हमें शिकार बना रहे थे उन्हीं का समर्थन किया और उन्हीं को खुश करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए पूरी तरह से निराश और पूरी तरह से डिसल्यूजन हो गए। एक बहुत बड़ा मोहभंग हुआ है। 50 साल वहां रहे ये सोचकर कि सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा लहरा रहा है, बादाम बाग में पूरी आर्मी बैठी है, हमें कोई छू नहीं सकता, पूरा देश हमारे पीछे खड़ा है। वो भ्रम टूटा, वो भ्रम टूटा कि आप कायर हैं, आप कैसे भाग के आगे, यू शुड हैव फॉट बैक। आई सेड नो, वी वर लाइक बंड इन द चावल। हाउ कैन ए बंड, चावल में जितने बंड होते हैं, चावल बहुत ज्यादा होता है और बंड तो कितने होते हैं, बंड यू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा हम तो चावल में बंड की तरह था, निकाल दिया, फेंक दिया, वी कैन नॉट फाइट बैक। जी खत्म करना पड़ेगा। हाँ, लास्ट I wanted to quote
अख्तर मोहिउद्दीन हमारे कश्मीर के बहुत बड़े लिटरेचर पद्मश्री अवार्डी रहे हैं जी। उन्होंने कश्मीरी पंडित को कश्मीरी में बोलता था, है याची खुदा सबुन बदफुल, दैट इज इट इज गॉड्स ग्रेन ऑफ राइस। देयर इज अ स्मॉल इंसेक्ट इन कश्मीर, मल्टी कलर्ड है। वो बोलता है इसको तो यार पालना चाहिए, बेचारा तो हार्मलेस क्रीचर है। और इसके साथ हमारा ही है। वेलकम एज अ टूरिस्ट बट नॉट एज पीपल। सैलानियों की तरह स्वागत किया जाता है, लेकिन लोगों की तरह कोई बुलाता नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों की एक सीमा होती है कि समय कम होता है, तो हमें यह खत्म करना पड़ेगा। और जैसा कि टिक्कू साहब ने कहा कि इस पूरे मसले पर कसूर जनता का है कि वो अपने लोगों की समस्याओं को राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो से आगे निकलकर और उससे आगे पढ़कर नहीं समझना चाहती है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग तमाम राजनीतिक मसलों पर इसी तरह से गहराई से दिलचस्पी लें। कुछ लोगों को कुछ लोगों के भरोसे मत छोड़िए। हम लोग बनिए और हम लोग देखें।